अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्री रेडिकल्स ये तो मैट्रिक और एफएससी के कोर्स में शामिल हैं, लेकिन ये एंटी ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये कोर्स में नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने इसको इसलिए ये दोनों शामिल किए हैं ताकि आपको फ्री रेडिकल समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम फ्री रेडिकल की तरफ आते हैं। द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। मतलब यह है कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएं तो फिर इस एटम को या इस ग्रुप ऑफ एटम को फ्री रेडिकल कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरीन का एटम है, तो क्लोरीन का एटम जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें से चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, इसलिए क्लोरीन एटम जो है ये एक रेडिकल है। इस तरह हाइड्रॉक्सल है, तो हाइड्रॉक्सल ये जो है इसके देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है, एक तो वो हाइड्रोजन के साथ इश्तिराक कर लेता है और 5 इसी तरह होते हैं। 5 में 2 पेयर बनाते हैं, एक अनपेयर होता है। तो यहाँ पर OH जो होता है, इस OH में मजमूई तौर पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, इसलिए हाइड्रॉक्सल जो है ये एक रेडिकल है। इसी तरह हम अगर मिथाइल की तरफ आए, मिथाइल, तो मिथाइल में जो है देखें इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसके पास चूंकि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो इस देखें 4 1 2 3 4 3 की मदद से इसने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है। तो यही वजह है कि जो मिथाइल है, मिथाइल ये एक रेडिकल है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। यही वजह है कि मिथाइल जो है ये एक रेडिकल है। इस तरह ऑक्सीजन की तरफ हम आते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर इस तरह बने कि वो आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का आपस में इश्तिराक करे, तो फिर इस शक्ल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये ऑक्सीजन एटम न रेडिकल है और न ये आयन है। अब अगर ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और एक इलेक्ट्रॉन इसी तरह अनपेयर्ड रहे दोनों ऑक्सीजन एटमों के पास, तो इस शक्ल में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं 2 अनपेयर्ड। और डेफिनेशन में हमने बयान किया है कि 1 और मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मोर देन 1 है। तो यही वजह है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अब ये रेडिकल है। अब ये रेडिकल है। अब अगर इसमें हम इस तरह करें कि एक ऑक्सीजन ने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर से क्या किया इसने, ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया ये इस ऑक्सीजन एटम ने। तो अब इसके पास 8 पूरे हो गए, यानी इसके पास एक अनपेयर्ड था वो पेयर्ड में तब्दील हो गया। इस ऑक्सीजन वाला अनपेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो यहाँ पर प्रोटॉन के मुकाबले में
अब इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इसी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस हालत में ये एक आयन भी है और एक रेडिकल भी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये फ्री रेडिकल किस तरह बनते हैं। तो फ्री रेडिकल हमेशा होमोलाइटिक क्लेवेज या होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइसिस भी इसको कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल के अंदर जिस मॉलिक्यूल के एटमों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अगर इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बराबर तकसीम हो जाए, होमोलाइटिक, होमो का मानी है बराबर, सेम, लाइटिक की मानी ब्रेकिंग, तोड़ना, क्लेवेज की मानी टूटना, तो अगर ये बॉन्ड इस तरह टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास दूसरा दूसरे एटम के पास चला जाए, तो फिर इस तरह रेडिकल बन जाते हैं, और साथ साथ इस अमल का नाम, इस प्रोसेस का नाम जो है वो होमोलाइटिक क्लेवेज है। हम मिसाल लेते हैं यहाँ पर मीथेन की। मीथेन जो है, मीथेन में ये देखें, इस हाइड्रोजन ने कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चारों हाइड्रोजनों के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाता है। तो अब अगर इस मीथेन को क्या किया जाए, गर्म किया जाए हीट के जरिए, अगर हीट दी जाए, इसको गर्म किया जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ जाता है, और ये इस कार्बन के पास, ये जब बॉन्ड टूटता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जब ये टूटता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक कार्बन के पास चला जाता है। तो इस तरह जो कार्बन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इस तरह कार्बन मिथाइल और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडिकल बन जाते हैं, ये दोनों रेडिकल है। और ये जो तरीका है, चूंकि इसमें बराबरी की बुनियाद पर कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपस में तकसीम हो गए हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम है होमोलाइटिक क्लेवेज या होमोलाइटिक फिशन भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब अगर यही बॉन्ड, यही मॉलिक्यूल मिथाइल का जो मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल अगर इस तरह इसमें मीथेन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह टूटे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाए, तो हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसी तरह कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और देखिए हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर जो होता है, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चले गए हैं, तो इस किस्म के प्रोसेस को कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन या हेट्रोलाइटिक क्लेवेज इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर तकसीम न हुए। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ चला जाता, दूसरा दूसरी तरफ, तो फिर ये बराबर थे, लेकिन चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ चले गए बॉन्ड टूटते वक्त, तो इसी वजह से इसको हेट्रोलाइटिक कहते हैं। हेट्रो की मानी डिफरेंट, मुख्तलिफ, ना बराबर इलेक्ट्रॉन तकसीम हो गए हैं। अब अच्छा, ये इस तरह भी तकसीम हो सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी आ सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी ये आ सकते हैं। तो जब दोनों हाइड्रोजन के पास आ जाए, तो फिर यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बहरहाल दोनों सूरतों में ये हेट्रोलाइटिक है।
अगर दोनों हाइड्रोजन के पास चले गए या दोनों कार्बन के पास चले गए तो दोनों सूरतों में ये हेट्रोलाइटिक फिशन है। और अगर एक हाइड्रोजन के पास और दूसरा कार्बन के पास चला जाए तो फिर इसको होमोलाइटिक क्लेवेज कहते हैं। और ये इसी होमोलाइटिक क्लेवेज के तरीके से ये फ्री रेडिकल वो बनते हैं। अब इसके बाद है फीचर या ये फ्री रेडिकल जो हैं इसकी खसूसियात क्या हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये अक्सर ये तकरीबन सारे ये न्यूट्रल होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि एक ही वक्त में ये आयन भी होते हैं और रेडिकल भी होते हैं, जिस तरह हमने ऑक्सीजन की मिसाल। लेकिन अक्सरियत जो है इस वो न्यूट्रल होते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये इसी वजह से वो वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये आज़ाद हालत में नहीं रह सकते, आइसोलेटेड हालत में नहीं रह सकते। और ये आयनों से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आयन वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, आयन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन फ्री रेडिकल जो होते हैं वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक की वजह यह है क्योंकि पैरामैग्नेटिक की ये खासियत है कि एटम की ये खासियत है कि इसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाए तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्योंकि ये भी अनपेयर्ड होते हैं तो इसलिए फ्री रेडिकल जो हैं इसमें पैरामैग्नेटिक की खासियत पाई जाती है। और इसका हाफ लाइफ जो होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, बहुत कम हाफ लाइफ होता है। और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो जितने बायोमॉलिक्यूल हैं, वो सेल के अंदर डीएनए है या न्यूक्लियोटाइड हैं या इसके अलावा जो लिपिड्स हैं या प्रोटीन है या एंजाइम है या इस तरह और भी बहुत से बायोमॉलिक्यूल है इंसानी बॉडी के अंदर, वो इन सब को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसको ये रेडिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो इसको वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल जो होती हैं इसकी काजिस क्या हैं, ये किस तरह पैदा होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं। तो ये एक बास फ्री रेडिकल जो होते हैं वो इंसानी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं और बहुत से जो होते हैं वो इंसानी बॉडी के बाहर माहौल में पैदा होते हैं। जो इंसानी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल पैदा होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म का अमल होता है तो इसके नतीजे में फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, लेकिन ये एज अ बाई प्रोडक्ट पैदा होते हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी जब रिस्पायरेशन का अमल होता है तो वहाँ पर भी ये फ्री रेडिकल बनते रहते हैं। इस तरह हमारे खून के अंदर जो वाइट ब्लड है, और वाइट ब्लड में ख़ास तौर पर जो वाइट ब्लड की दो किस्में हैं, एक को न्यूट्रोफाइल्स कहते हैं और दूसरे को मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो न्यूट्रोफाइल और मैक्रोफेजेस ये दो किस्म के जो ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, ये भी फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। और ये क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि वाइट ब्लड जो है ये इम्यूनो सिस्टम का एक की प्लेयर है, इसको हम की प्लेयर कह सकते हैं। बहुत अहम रोल है इम्यून सिस्टम में। वो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज को और वायरस को इसको ख़त्म करते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं, मुज़िर होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। और ये वाइट ब्लड के ये सेल ये इन फ्री रेडिकल की मदद से इन बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करते हैं। यानी वाइट ब्लड सेल फ्री रेडिकल पैदा करते हैं और यही फ्री रेडिकल जो होते हैं जो कि OH हाइड्रॉक्सिल रेडिकल की शक्ल में अक्सर होते हैं तो या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की शक्ल में होते हैं, तो इसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करते हैं। लेकिन बाद औक़ात ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। तो इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल जो होता है वो वाइट ब्लड सेल भी पैदा करते हैं। ये तो हमारे बॉडी के अंदर, यानी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन के नतीजे में
और वाइट ब्लड सेल जो होते हैं बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने के लिए भी फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। एक तो ये फ्री रेडिकल हो गए। अब इसके अलावा जो फ्री रेडिकल हैं वो बाहर से भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं या बाहर भी फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। मसलन स्मोकिंग के दौरान जब तंबाकू नोशी या स्मोकिंग का अमल जब होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रेडिकल, नाइट्रिक ऑक्साइड का रेडिकल और इस तरह हाइड्रोक्सल रेडिकल ये पैदा होते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर आकर, जिस तरह के हमने बताया कि ये हमारे बॉडी के अंदर डीएनए को या हमारे बायोमॉलिक्यूल जो हैं इसको डैमेज करते हैं। इस तरह आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है बाहर फिजा में, इसमें भी हाइड्रोक्सल रेडिकल पाए जाते हैं और वो भी हमारे इंसान के अंदर। इस तरह सूरज से जो मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन ज़मीन तक पहुँचती है, इन रेडिएशन में जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, लाइट है, वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन यानी परऑक्साइड रेडिकल और हाइड्रोक्सल रेडिकल, ये दोनों रेडिकल पैदा करते हैं जो कि इंसानी बॉडी के अंदर जाकर नुकसान करते हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हमने बताया। यहाँ पर एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन में जब फैक्ट्रियों के से जो धुआं निकलता है या वहाँ पर जो ईंधन जलता है तो इसके नतीजे में ओजोन गैस बनती है और ये ओजोन गैस और अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है इसके नतीजे में फिर हाइड्रोक्सल रेडिकल बनते हैं और ये भी हमारे जिस्म के अंदर आकर डीएनए को डैमेज करते हैं। तो ये हमारे जिस्म के अंदर भी 2-3 तरीकों से रेडिकल बनते रहते हैं और ये बाहर जो माहौल है मैंने आपको बताया, इसी तरह जो खाना हम खाते हैं फ्राई फूड वगैरह, इससे भी क्या होता है, इसमें भी फ्री रेडिकल होते हैं। ये तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो होते हैं वो भी फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दांत ऐसे होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल पाए जाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल जो होते हैं, जिस तरह के हमने बताया, ये तो इसकी काजेज हैं कि ये कहाँ से कहाँ पैदा होते हैं और ये चूँकि फ्री रेडिकल इंसानी बॉडी के लिए ख़तरनाक हैं, इसको नुकसान पहुँचाते हैं, तो इस नुकसान से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा मादा, एक ऐसे मालिक्यूल पैदा किए हैं जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और इन एंटीऑक्सीडेंट मादे का या मालिक्यूलों का ये काम है कि वो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो फ्री रेडिकल को ख़त्म करते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल को ख़त्म करते हैं। अब अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल आपस में बराबर हो तो फिर फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर फ्री रेडिकल की तादाद ज़्यादा हो और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कम है तो फिर इस शक्ल में फ्री रेडिकल ख़त्म नहीं होते, और जब फ्री रेडिकल ख़त्म नहीं होते तो फ्री रेडिकल तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इन रिएक्टिव होने की वजह से अनस्टेबल होते हैं, वो हमारी बॉडी के सेल पर क्या करते हैं, हमला करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। मसलन दिमाग के सेल को अगर वो डैमेज करे तो पार्किंसन और इस तरह नर्व सिस्टम की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। इस तरह दिल के सेल को अगर वो डैमेज करे तो दिल की बीमारियां पैदा हो जाती है, और इस तरह अगर दूसरे सेल को डैमेज करे तो इस तरह जोड़ों की बीमारी है या और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, ये फ्री रेडिकल की वजह से फिर पैदा होते हैं। यहाँ तक कि जब सेल को वो क्या करता है, सेल में जब म्यूटेशन पैदा करता है या सेल का वो प्रोसेस जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है, अगर वो प्रोसेस इसको वो डैमेज करे तो फिर सेल डिवीजन जो होता है वो दिमाग के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और इस तरह वो सेल जो होते हैं वो कैंसर ज़्यादा हो जाते हैं, यानी इसकी वजह से फिर कैंसर पैदा होता है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं हमारे बॉडी के अंदर इसी फ्री रेडिकल की वजह से पैदा होते हैं। अब प्रिवेंशन क्या है, हम इन फ्री रेडिकल से किस तरह बच सकते हैं? अच्छा, अब एक बात और है कि
एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल के बारे में, अगर ये आपस में बैलेंस हो तो फिर तो फ्री रेडिकल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर फ्री रेडिकल ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट कम है, तो इस सूरत में हम इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जब एंटी ऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल के दरमियान या वो एक इम्बैलेंस सूरत हाल पैदा हो जाए, तो फिर इसका नाम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्योंकि इस सूरत में फिर ये फ्री रेडिकल जो होते हैं वो सेल्स को डैमेज करते हैं, और यही सेल का डैमेज होना फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसको कहते हैं। तो अब हम इस फ्री रेडिकल को किस तरह कम या ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे बॉडी के लिए सिवाय एक जगह जहाँ पर वो बैक्टीरिया इसके ज़रिए मारे जाते हैं या वायरस को ख़त्म किया जाता है, बाकी तो ये जब इससे अगर इतने ज़्यादा हों कि इसको बैक्टीरिया या वायरस न मिले तो फिर वो सेल पर हमला करते हैं। तो इस सूरत में हम इस फ्री रेडिकल से किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, तो इसके लिए ये है कि हमें ऐसा खुराक खाना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो, और इसमें सब्जियां हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं, और इस तरह जो खुश्क मेवाजात हैं, इन तमाम में ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। इस तरह मेडिसिन के ज़रिए भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, मसलन विटामिन सी है, विटामिन ई है, इस तरह और भी बहुत से मेडिसिन है कि इसमें भी काफ़ी मिक़दार में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और नंबर 3, फ्राई फूड जो है या फ्राइड फूड, फ्राइड डाइट जो है, इसको हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्राइड फूड में बहुत ज़्यादा मिक़दार में फ्री रेडिकल पाए जाते हैं। तो जिसमें मैंने पहले भी बताया है, समोसे हैं, पकौड़े हैं, या फ्राई फिश है, जिसको उर्दू में हम तली हुई चीज़ें कहते हैं। एक बुनी हुई गोश्त, बुना हुआ गोश्त है। बुना हुआ गोश्त तो इसमें फ्री रेडिकल नहीं होते, लेकिन ये तली हुई जो चीज़ें हैं, फ्राइड फूड जो होता है, इससे हमें बचना चाहिए, या अगर हम इस्तेमाल करें बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। और एक आखिरी जो तरीका है वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है, लेकिन ये एतदाल में हो, यानी सख्त एक्सरसाइज ना हो, यानी बहुत ज़्यादा थका देने वाला एक्सरसाइज ना हो, दरमियाना एक्सरसाइज अगर हो तो फ्री रेडिकल तो एंटीऑक्सीडेंट पैदा होते हैं, और अगर ज़्यादा हो, बहुत थका देने वाला एक्सरसाइज हो, तो फिर फ्री रेडिकल की सारी एंटीऑक्सीडेंट की बजाय फिर फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में था। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़।